पंच महाभूत ये प्रकृति के साथ तालमेल करके मानव के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और कैसे ये कृषि का आधार बन सकते हैं, और इसीलिए इसी के आधार पर कृषि विज्ञान की रचना हुई थी। हमारे हजारों साल पहले ऋषि पाराशर हुए, उन्होंने लिखा कृषि पाराशर जैसा ग्रंथ। ऋषि सूरपाल हुए, उन्होंने लिखा वृक्षायुर्वेद। वराहमिहिर हुए, उन्होंने लिखा बृहत संहिता। आज विज्ञान जिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, महर्षि पाराशर हजारों वर्ष पूर्व ऋतु चक्र पर आधारित खेती की नींव रख चुके हैं। और उनका बड़ा स्पष्ट मानना था कि अगर हम मौसम का आकलन करें और वर्षा का आकलन करें, पूरे 2-3 दिन की वर्षा नहीं, पूरे वर्ष भर की वर्षा का आकलन अगर हम करें तो खेती बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। और उसके लिए पूरा वर्ष भर इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था पौष के महीने में यानी पूस के महीने में केवल 30 दिन की जो हवा की गति है और उसकी दिशा, उसके आधार पर पूरे वर्ष भर की बारिश का पैटर्न हम विकसित कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 30 दिन में 720 घंटे, और इन 720 घंटों को 60 से बांट दो तो 12 हिस्से होते हैं। इन 12 हिस्सों को 12 महीने मान लो और 60-60 घंटे की जो हवा की गति है उसकी दिशा का अध्ययन कर लिया जाए और उसकी दशा का अध्ययन कर लिया जाए तो पूरे वर्ष भर का बारिश का पैटर्न बन जाता है। यानी पहले 60 घंटे जो 2.5 दिन के बराबर होते हैं, इसमें अगर हवा पश्चिम और उत्तर की दिशा में बह रही है तो उस साल के वर्षा काल के संबंधित महीने में पहले दिन ही बारिश होगी। कितना अद्भुत था ये हमारा कृषि विज्ञान। और ये कपोल कल्पना नहीं है, इस पर प्रयोग हो चुके हैं और वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये मान लिया है कि ये विज्ञान उस जमाने में उन्नत था, आज से बेहतर था, और आज भी उसके आधार पर वर्षा के पैटर्न को विकसित किया जा सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय बीत चुका है। हमें ज्ञान की बहुत सी बातें मिलेंगी, लेकिन निर्णय हमारा है। मैंने वर्षों पहले जब जैविक खेती पर एक कार्यक्रम किया था तो एक ही आग्रह किया था, कुछ करिए या ना करिए, कम से कम अपने खाने के लिए अपनी खेती उस पे तय कर लीजिए कि अपनी खेती के लिए, अपने घर के लिए आप अनाज पैदा करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद मैंने कोशिश की थी कि कुछ अनाज जैविक मिल जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। बाद में ध्यान में आया कि उसकी कई कठिनाइयां हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती को लेकर कोई कठिनाइयां नहीं है। अब निर्णय हमारा है। एक विकल्प है पुराना रास्ता, यानी कर्ज का, जहर का, बीमारी का, और दूसरा है वो मार्ग जो महर्षि पाराशर से होते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री आचार्य देवव्रत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब तक आ रहा है। निर्णय हमें करना है। एक छोटे सी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अभी 3 दिन पहले जबलपुर के कुछ किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनके साथ मैं बैठा था, उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जो खेती बहुत उन्नत तरीके से करते हैं। उन्होंने धीरे से कहा कि हां, और उनमें से कुछ में कैंसर जैसा रोग बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। कल हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया, मैंने यही बात उसको दोहराई। थोड़ी देर के विराम के बाद उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे गांव में 12 कैंसर पेशेंट हैं और 12 के 12 उसी वर्ग से संबंधित हैं जो खेती को बहुत अत्याधुनिक तरीके से करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसके कोई प्रमाण होंगे नहीं होंगे, हम इसको प्रमाणित भी नहीं कर सकते, लेकिन चिंता का विषय तो ये हम सभी के लिए है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सभागार के बाहर भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसान भाई इसे सुन रहे हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और यहां पर बैठे हुए किसान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से मैं माननीय राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राकेश सिंह जी। आपने हर समय उन विषयों को छुआ है
जिसकी आवश्यकता समाज को रही है। निश्चित तौर से आज ही एक चौपाल प्रकृति के नाम ये विषय भी ऐसा है जिसकी अत्यंत आवश्यकता आज समाज को जागरूक करने की है। मुझे लगता है कि आपने जल रक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन और जल स्रोतों की रक्षा के लिए भी आपने किया था, जिसमें तालाब की सफाई और जल बावड़ियां जो हमारे जिले में हैं उनके भी साफ सफाई का कार्य सभी समाज के वर्गों को लेकर किया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से इस कार्य की सराहना भी की थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर बैठे हैं, जल मंदिर में जाकर उन्होंने आचमन भी उसमें किया था। तो मैं आपके इन सभी कार्यों के लिए यहाँ पर उपस्थित समस्त किसानों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार जिनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है, जिन्होंने जन्म से ही संस्कार का पान करके जीवन में उसे दृढ़ता से निभाया है, ऐसे श्री आचार्य देवव्रत जी हिंदी और इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर हुए हैं। पौष्टिक संतुलित आहार, नियमित श्रम, व्यायाम और खेलकूद तथा प्राकृतिक चिकित्सा से स्वास्थ्य जीवन के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी योग विज्ञान में डिप्लोमा रखते हैं। नैतिकता, मूल्यों और आत्मनिर्भरता के साथ श्रेष्ठता प्रदान करने वाली शिक्षा के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी ने 3 बार डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेचुरोपैथी, योगिक साइंस और डॉक्टरेट श्री आचार्य देवव्रत जी को हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और पंजाब की डीवी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य के रूप में लगातार 35 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके गुरुकुल क्षेत्र को आज राष्ट्र की अद्वितीय शिक्षण संस्था की पहचान देने वाले श्री आचार्य देवव्रत जी वैदिक दर्शन, राष्ट्रीयवादी चिंतन, नैतिक मूल्य और योगिक जीवन शैली के समर्थक हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए वे हमेशा सक्रिय रूप से प्रयासरत रहे हैं। पंचभूतों को शुद्ध करने में हम सक्षम प्राकृतिक खेती पद्धति के प्रवर्तक श्री आचार्य देवव्रत जी पिछले 10 वर्षों से हरियाणा कुरुक्षेत्र में अपनी 180 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में किसानों से मिलकर स्वयं प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके भागीरथी प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में 90% ग्राम पंचायतों में और गुजरात के लगभग 10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। पहले हिमाचल प्रदेश और अब गुजरात में गवर्नर के रूप में कार्यकाल के दौरान नागरिकों के हृदय में, जनमानस में सिद्धांतवादी, अनुशासित, निष्पक्ष, न्याय प्रेमी, परिश्रमी और हमेशा मानवीय दृष्टिकोण दिखाने वाले विद्वान राजपुरुष की अमिट छाप छोड़ने वाले परम आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी गुजरात विद्यापीठ एवं राज्य की अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में सच्चे आचार्य हैं और राष्ट्र के प्रति किसान को प्राकृतिक खेती कराने वाले सच्चे भीष्म आर्थिक देवव्रत हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय राज्यपाल जी से कि वो हम सबका यहां पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लोक निर्माण मंत्री एवं जबलपुर के विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, माननीय श्री एदल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी महापौर जबलपुर, आदरणीय श्रीमती आशा गोटिया जी जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय श्री रिंकू विज जी जबलपुर नगर निगम अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी
राज्यसभा सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, लोकसभा सांसद आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, विधायक पाटन, आदरणीय श्री अशोक रोहानी जी, विधायक जबलपुर कैंट, मान्य श्री अभिलाष पांडे जी, विधायक जबलपुर, आदरणीय श्री नीरज सिंह, विधायक जबलपुर, मान्य संतोष बरकड़े जी, विधायक सिरोहा, आदरणीय रत्नेश सोनकर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्री राजकुमार पटेल जी, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट महानुभाव और हार्दिक स्नेह के पात्र मेरे किसान भाई और बहनों, आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया है और इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विचार फैले। उनका यहां पर उपस्थित होना इसलिए बहुत आवश्यक था। मैं विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं मैं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आपने जो त्याग किया है, तपस्या की है, समर्पण किया है, इस आपातकाल के दौरान लगभग 46 से अधिक। चलिए अब सीधा रुख करेंगे जबलपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। देवेंद्र जी, देवव्रत जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के इस पूरे कड़ी क्षेत्र वाले हमारे सारे किसान भाई बहन, माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री यदल सिंह जी, माननीय विधायक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, हमारे अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर जगत बहादुर जी, हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद वाल्मीकि बहन जी, यहाँ हमारे सांसद आशीष दुबे जी, हमारे माननीय विधायक अशोक रोहानी जी और आप सब, ये एक एक करके सही बात है, जितने अच्छी सरलता से आपने समझाया भाई साहब, हमको तो ऐसा लग रहा था कि और ये चलती रहे। हमारे लिए तो नर्मदा जी के भेड़ा घाट में डुबकियां लग रही थी, ऐसा लग रहा आनंद के साथ। क्या वो कभी कभी वो नाव में आप क्या कहानी सुनाता है, ये बंदर कूदनी है, फलाना है, ठिकाना है, ये है वो है, सुनते रहो उसको बढ़िया ढंग से। लेकिन ये जो आपने अंदर की बात एक एक करके सिद्ध करके जो बताई, गाय के गोबर से जीवामृत जो बनाने की प्रक्रिया बताई, सच मानो मैं भी बहुत सारे सत्र में गया आया, भगवान जाने कैसे समझाते हैं, वो कौन समझता वो भी समझा के खुश और अपन भी खुश, ना उसको पल्ले पड़ी ना हमारे पल्ले पड़ी, बात खत्म हो गई। क्या मालूम क्या होता। ये जो दुनिया है ये ऐसे ही चलती जाती है, पल्ले ही नहीं पड़ती आखिर। अब ये सही तो बात है, वो जैविक खेती हमारा देने कितना विभाग के पैसे लगते रहते हैं। अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मंत्रालय तो सब चलाना है, सरकार भी चलाना है, आप अंदर की बात अलग बता रहे हो, ये अलग संकट है। और ऐसा बता रहा हो कि दिल खोल के ही बता रहा हो कि मुख्यमंत्री भी कह रहा हाँ जो बता रही, ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सही है कि जो सरलता से समझ में आ जाए, ये बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूं। ये जितने लोग सामने हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने खुद ने भी खेती की है, तो मान के चलो माननीय महामहिम जी, हम में से किसी को ना यूरिया की थी, ना डीएपी की, ना कोई आदत ही नहीं थी। जबरदस्ती बुला के पकड़ के ला के ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता अरे जल गया, पानी डालने था, बहुत अच्छा हो गया।
अरे सर पहले डालते तो अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया, पहले बरनाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए, जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही है। सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, आज ये उसी प्रकार का समय। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गोमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा माननीय आचार्य जी कि हमने अपनी गोमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं, निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है, ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ, उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया? तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फेट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फेट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच चदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि चदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेतीबाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूं, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे ही गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 ने 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं, और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि हम में से कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो उन्होंने इस बात के लिए अनुमति दी है कि 2 दिन के लिए उनके खेत पे यानी कुरुक्षेत्र में जाकर प्रशिक्षण भी मिल सकता है।